नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। भाई मेरे यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे प्रपत्र 2 कैसे भरना है। आपको सभी जितने भी रैयत है, जितने भी भूधारी, जितने भी लोग हैं, उनको स्वघोषणा हेतु प्रपत्र जो भरना है, जो कि बिहार सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि सर्वेक्षण का चल रहा है, बिहार विशेष सर्वेक्षण, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो महत्वाकांक्षी योजना में से एक है, वो हमारा विशेष सर्वेक्षण है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रपत्र 2 कैसे भरना है सभी लोगों को, और वंशावली भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में कि कैसे भरना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं फॉर्म को फिल करने में, तो थोड़ा सा वो लोग ध्यान देंगे कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, क्या क्या छोड़ना है आपको, क्या क्या यहाँ पे अगर कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो क्या इसमें भरना है। ठीक है, आपके पास केवाला है, खतियानी है, बंदोबस्ती है, आपके पास वसीयतनामा हो, बख्शिशनामा हो आपके पास, ठीक है, वासगीत पर्चा हो आपके पास, तो सारी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। यदि आपका बंटवारा नहीं हुआ हो, पूर्वज के नाम पे जमीन हो, तो कैसे करना है, सारे प्रोसेस को बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रपत्र दो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें लिखा गया है रैयतों द्वारा स्वामित्व धारित भूमि का स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको दिनांक दे देना है, जिस दिनांक को आप फॉर्म वहाँ पे जमा करेंगे शिविर में या ऑनलाइन आप जमा कर रहे हैं। ठीक है, दिनांक यहाँ पे आप दे देंगे। दूसरा है यहाँ पे राजस्व ग्राम, जिसको हम लोग मौजा के नाम से जानते हैं। आप लोग जिस मौजे में आपका ज़मीन होगा वहाँ का आप यहाँ पे फिल करेंगे। जिस मौजे में ज़मीन होगा वहाँ का फिल करना है, ये मौजा आपका जो भी मौजा होगा। ठीक है, यहाँ पे थाना नंबर आपको फिल करना है। इस मौजा का थाना नंबर होता है, जैसे कि यदि आप लेकर के चलें कोई भी मौजा हो, यदि ए मौजा अगर है मान के चलें, तो इसका थाना नंबर अगर मान के चलते 120 हो, कोई भी मौजा का यहाँ पे नाम होगा अपना। ठीक है, वो मौजा आपके जिस मौजे में ज़मीन होगा वो लिखना है, यहाँ पे थाना नंबर आपको फिल कर देना है। उसके बाद हल्का नंबर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। आपके जो विशेष सर्वेक्षण अमीन होंगे उनको पता होगा, क्योंकि हल्का नंबर चेंज होते रहता है। डिवाइडेशन जैसे जैसे होता है बाउंड्री का, वैसे वैसे यहाँ पे हल्का नंबर भी चेंज होते रहता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हल्का नंबर किसी का पहले अगर 5 होगा तो अभी 13 हो गया होगा, किसी का पहले अगर 6 होगा तो अभी 14, या ऐसे ही कुछ हो जाता है, मतलब कि इंक्रीज होते रहता है हल्का नंबर, यहाँ पे आपको मालूम होगा। उसके बाद पुलिस थाना यहाँ पे जो भी आपका होगा, जैसे कि पुलिस थाना अगर समस्तीपुर में लेके चले हम लोग तो यहाँ पे सिंघिया अगर लेके चलते हैं तो यहाँ पे सिंघिया हो गया। अंचल हम लोग सिंघिया मान के चलते हैं, जिला जो है यहाँ पे समस्तीपुर हम लोग लेकर के चले। मौजा मान के चलते हैं, यहाँ पे कोई भी मौजा हम मान करके चलते हैं। धेनुडी यहाँ पे हो गया, थाना नंबर यहाँ पे हम लेके चलते हैं 132 थाना नंबर हो गया, हल्का नंबर 13 यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है यहाँ पे आप लोगों को भरने के लिए है, वही यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। 11 कॉलम जो होते हैं प्रपत्र 2 में होते हैं। ये 11 कॉलम को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले रैयत का नाम, रैयत का नाम यानी कि जो भी भूस्वामित्व से संबंधित जो मालिक है यहाँ पे, जिनके नाम से ज़मीन है, उनके रैयत का नाम यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, अब रही बात थोड़ा सा यहाँ पे बात थोड़ा सा बजेगा कि आखिर रैयत का नाम खतियानी जमीन है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो खतियानी जमीन सबसे पहले आपके दादाजी का नाम से होगा, तो दादाजी के नाम तो फिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे रैयत का नाम वही लोग फिल करेंगे जो कि वर्तमान में अभी जो भूधारी है वो जीवित है यहाँ पे। क्योंकि आवेदक कौन होगा? जो जीवित होगा। ऐसा थोड़े ही कि मृत आदमी आवेदक बन के यहाँ पे आ रहा है, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि आपको यहाँ पे जो भी जीवित होंगे, या तो अगर दादाजी की संपत्ति है उनसे, अगर नीचे अगर बेटा का आ रहा है, बेटा अगर 2 भाई आपसी अगर बंटवारा उन लोगों का हो गया है, बंटवारा सीट पे अगर स्टाम्प पे अगर हो गया है, तो वो लोग अपना अलग अलग भी दे सकते हैं। नहीं तो अगर दोनों साथ में यहाँ पे भर के देते हैं तो दोनों का साथ में भी यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रैयत का जो नाम है यहाँ पे अपना, और जो भी अगर 2 आदमी हैं तो दोनों का हिस्सेदार का भी नाम लिखना है। अगर आप लोग खतियानी जमीन में बंटवारा कर लिए तो आप सिंगल भी इंडिविजुअल आप भर सकते हैं। ठीक है, ये रैयत का नाम हो गया, खतियानी के लिए हो गया। अगर आपके नाम पे केवाला है, ठीक है, केवाला अगर आपके नाम पे है तो आप केवाला यहाँ पे भरिएगा। ठीक है, केवाला का जो भी आप यहाँ पे भूधारी होंगे वो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना पिता का नाम भी यहाँ लिखना है, उसके बाद जाति भी यहाँ पे फिल कर देना है आपको। उसके बाद आता है सेकेंड कॉलम। इसमें और भी मैं आगे बताऊंगा कि वंशावली किनको बनाना है, सारा चीज़ बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अस्थायी पता आपको जिस जहाँ की आप निवासी हैं, सबसे पहले अगर आप दरभंगा के भी निवासी हैं, अगर आपका जमीन समस्तीपुर में पड़ता है तो आपको समस्तीपुर का एड्रेस नहीं फिल करना है, जहां आप रह रहे हैं वहां का अस्थायी पता आपको फिल करना है, क्योंकि जमीन तो यहाँ पे जिस मौजा में वो आपको यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे अस्थायी पता में आपको फिल कर देना है। उसके बाद है कि आपका जमीन, देखिए खाता होता है, खाता जो होता है उसमें बहुत सारे जो खेसरा होता है, बहुत सारे प्लॉट जो होते हैं, वो बहुत सारे प्लॉट एक खाता में इंक्लूड हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एक खाता में 2 खेसरा होगा, या 1 खेसरा होगा, या 3 खेसरा होगा, या 10 खेसरा भी यहाँ पे, या 12 खेसरा, 14 खेसरा, 15 खेसरा, जितना भी खेसरा हो सकता है
एक खाता में यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको खाता नंबर भरना है, जिस भी प्लॉट का आपका यहाँ पे खाता नंबर होगा। तो खाता नंबर भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लॉट मान के चलते हैं 10 खाता नंबर हो गया। प्लॉट यहाँ पे फिल करते हैं, मान के चलते हैं प्लॉट मेरा है 21 और प्लॉट नंबर है 22 यहाँ पे, ठीक है। ये प्लॉट मेरा हो गया। अब प्लॉट में यहाँ पे रकबा आपको फिल करना है। रकबा यहाँ पे एकड़ और डिसमिल में फिल करना है। जैसे कि कुछ लोग गलती कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि 400 अगर 15 है और इसमें मान 415 डिसमिल है, ठीक है, ये डिसमिल की हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर 115 डिसमिल है, इसी में बात कर रहे हैं 5th कॉलम में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 415 जो यहाँ पे मैंने भरा, यहाँ पे 415 डिसमिल, तो ये 415 नहीं भरना है, यहाँ पे आपको 4 एकड़ और 15 डिसमिल भरना है। 4 एकड़ भरना है और 15 यहाँ पे डिसमिल भरना है, ये चीज़ यहाँ पे फिल करना है। तो हम लोगों ने बात कर दिया 21 नंबर प्लॉट और 22 नंबर प्लॉट की यहाँ पे। तो ये रकबा आपका भी हो गया यहाँ पे। तो 4 एकड़ 15 डिसमिल, अगर यहाँ पे अगर डिसमिल में खाली होगा तो 21 डिसमिल हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान के चलते हैं 21 डिसमिल। यहाँ पे अगर 22 नंबर प्लॉट में 20 डिसमिल होगा तो हम लोग 20 डिसमिल लिख दें। यानी कि आपका जो भी रकबा होगा इस प्लॉट का वो आपको डिसमिल में यहाँ पे फिल कर देना है। और एक भी चीज़ आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये नहीं कि इसमें खेसरा पूरा फिल करते चल गए, क्योंकि आपको फिर चौहद्दी फिल करने में यहाँ पे दिक्कत महसूस होगा ही होगा। रकबा फिल जैसे ही करेंगे उसके बाद आपका चौहद्दी आता है। तो जिस भी 21 नंबर प्लॉट है और 22 नंबर प्लॉट है, इसमें हम लोग उत्तर, दक्षिण और पूरब और यहाँ पे पश्चिम आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपका आ जाएगा, आधा में यहाँ तक आ जाएगा आपका, यहाँ तक दूसरा प्लॉट का आ जाएगा। यानी एक आप फॉर्म में 2 प्लॉट का भरिएगा तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उत्तर दक्षिण आप चौहद्दी क्या भरना है, तो आपको वर्तमान दखलकार का नाम, ऐसा नहीं कि पूर्वज में जो भी होंगे, जैसे कि दादाजी हैं, अब दादाजी के बगल में जो ज़मीन होगा वो मान के चलते हैं कि अगर दादाजी के जो भाई होंगे उनके होंगे, या दादाजी के जो भी मतलब पट्टीदार में अगर कोई भी लोग हैं, गुतिया पट्टीदार जो भी लोग हैं उनका नाम पूर्वज में, ठीक है, जो उनके भाईयारी में जो नाम आता होगा, ऐसा नहीं भरना है। अभी आपको चौहद्दी में जो भरना है वर्तमान में, क्योंकि उस टाइम से अभी तक ज़मीन का बहुत सारे केवाला होते नेक्स्ट जनरेशन जो भी होगा उनके पास वो ज़मीन आ गया होगा, ठीक है। यदि 1 साल की बात करें तो 1 साल में बहुत सारा जमीन जो होता है इधर से उधर डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। यानी कि वो जमीन जो होता है एक से दूसरे तरफ मतलब चल जाता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में चल जाता है, ठीक है। डिस्प्लेस नहीं बोल सकते उसको, एक हाथ से दूसरे हाथ में चल जाता है। चौहद्दी यहाँ पे आप लोगों को पता हो गया होगा, वर्तमान दखलकार का भरना है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। वर्तमान में जो आपका प्लॉट से अगल बगल उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जोत रहा है उसका नाम यहाँ पे आपको चौहद्दी में फिल करना है। उसके बाद जमीन का किस्म होता है। जमीन का किस्म यहाँ पे भीठ 1, भीठ 2 और धनहर भी होता है। धनहर जो कि धान की खेती को स्पेशल हम लोग धनहर के नाम से जानते हैं, और भीठ 1 होता है और भीठ 2 होता है। भीठ 2 में होता है कि 2 फसल जैसे ही होता है वो हम लोग भीठ 2 बोलते हैं, और भीठ 1 होता है जिसमें 1 फसल साल में होता है, उसको हम लोग भीठ 1 के नाम से ऐसे ही जानते हैं। और आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो भीठ के बारे में हम आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। शेष छोड़कर लगान, यदि आपको शेष छोड़कर लगान, अगर आपका दाखिल खारिज हो गया, अगर आपका ज़मीन अगर केवाला हो, या अगर यदि आपका ज़मीन खतियानी हो, आपका रसीद कट रहा हो, जमाबंदी कायम हो, जमाबंदी आपका रसीद जो हो उस पर आपका शेष छोड़कर लगान भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। यदि आपका ज़मीन बंदोबस्ती हो या कुछ भी हो, आपका वसीयत पर्चा हो, तो उस पर आपका खाता खेसरा रकबा सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सबका अगर एक एक करके बताएंगे तो बहुत सारा यहाँ पे लेट भी होगा और डिटेल्स करने में बहुत और दिक्कत होगा, ठीक है। तो आपको बता दिए यहाँ पे स्थायी पता, खाता खेसरा रकबा, आपका जैसा भी ज़मीन हो क्यों ना, ठीक है, खाता खेसरा आपको ऐसे ही फिल करना है। उसके बाद शेष छोड़कर लगान में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद जमाबंदी नंबर, यदि आपका जमाबंदी कायम होगा तो जमाबंदी जो रसीद होगा उसमें आपका जमाबंदी नंबर भी शो होता होगा। यदि ऑनलाइन होगा तो आपको लिखा हुआ होगा जमाबंदी नंबर, यदि ऑफलाइन होगा आपका तो आपको राइट साइड शायद टॉप कॉर्नर पे आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, जमाबंदी नंबर। उसके बाद आता है यहाँ पे भूमि पर दावा का आधार तथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त व अन्य। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। यदि आपका ज़मीन खतियानी हो तो आप उत्तराधिकार भी लिख सकते हैं या खतियानी भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यदि आपका ज़मीन पूर्वज का हो तो खतियानी यहाँ पे लिखेंगे। यदि आप ज़मीन को अगर खरीदे हैं तो आप यहाँ पे केवाला या क्रय भी यहाँ पे लिख सकते हैं, केवाला से प्राप्त या क्रय यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है। यदि आपका ज़मीन दान से संबंधित तो आप दान लिख सकते हैं। यदि आपका ज़मीन बंदोबस्ती से हो तो बंदोबस्ती लिख सकते हैं। यदि आपका ज़मीन वासगित पर्चा से हो तो वासगित पर्चा लिख सकते हैं। यदि आपका ज़मीन बख्शिशनामा या वसीयतनामा से हो तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि आपका ज़मीन गिफ्ट उपहार के तौर पे है तो वो लिख सकते हैं। यदि आपका ज़मीन और कोई तरीके से अगर आया हो तो वो अन्य में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब रही बात अभियुक्ति कॉलम का, थोड़ा सा 11 नंबर कॉलम, ये इसलिए कॉलम दिया गया है क्योंकि जो भी बातें वो 1 से 10 तक अगर मेरा बच गया हो जो कि इस कॉलम में नहीं आ रहा है, मेरा इससे डिफरेंट मेरा ऐसा सिचुएशन है मेरे प्लॉट का,
उससे संबंधित अगर डिटेल आपको फिल करना है तो वो कॉलम नंबर 11 यहाँ पे बनाया गया है। इस कॉलम में आपको क्या करना है कि अभियुक्ति में आपको केस आईडी यहाँ पे आपको फिल करना है, अगर जिस प्लॉट पे अगर केस चल रहा होगा, ठीक है। यदि कोई भी प्लॉट अगर विवादित हो तो वहाँ पे फिल कर लेंगे। यदि और भी खाता खेसरा संबंधित अगर कोई विवादित चीज, विवादास्पद अगर कोई चीजें हैं तो आप 11 नंबर कॉलम अभियुक्ति कॉलम में आप फिल कर सकते हैं। या खाता खेसरा रकबा नक्शा कुछ भी से संबंधित अगर आपका डाउट, अगर प्रॉब्लम कुछ भी है तो आप प्रॉब्लम को यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये चीज यहाँ पे है। और अगर आप केस का डिटेल भर रहे हैं तो केस का एक नकल भी आपको इसके साथ में अटैच कर देना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि घोषणा के लिए यहाँ पे हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, आधार नंबर फिल करना है, स्थान आपको फिल करना है जहाँ से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो, उसके बाद तिथि आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यानी कि जो भी हस्ताक्षर करते हैं हस्ताक्षर करेंगे और जो अंगूठे का निशान देते हैं वो अंगूठे का निशान यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये आपको क्या करना है, ये आपको 2 प्रति में आपको यहाँ पे लेके जाना है। एक आवेदनकर्ता, जो आवेदक करता है उसको प्राप्त कर्मी या पदाधिकारी जो भी होंगे हस्ताक्षर तथा आवेदन की तिथि एवं क्रमांक संख्या अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में यहाँ पे लौटा देंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका रसीद यहाँ पे जैसे ही ये लौट जाएगा, उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा वंशावली में आ जाते हैं। प्रपत्र 3.1 वंशावली का प्रपत्र। आखिर वंशावली का प्रपत्र ये क्या चीज़ है, तो ये धारा जो अधिनियम की धारा 5.1 है इससे संबंधित वंशावली का प्रपत्र होता है। ये वंशावली का प्रपत्र, आखिर वंशावली किनको बनाना है ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कहाँ से बनाना है, कैसे बनेगा, ये चीज़ भी आपको समझाएंगे, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वंशावली उन लोगों को जरूरत है, कान खुल के सुन लें आप लोग, उन लोगों को जरूरत है जिनके नाम पे ज़मीन है, अगर वो रैयत मृत्यु हो गया उनकी, वो अभी पृथ्वी पे नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है, उनको यहाँ पे वंशावली की जरूरत होगी। क्योंकि वंशावली के अकॉर्डिंग, वंशावली के आधार पर, वंशावली को बेस मान करके ही यहाँ पे आपके प्लॉट जो भी होंगे वो आपके वंशज को यहाँ पे दिया जाएगा, मीन्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके दादाजी के अगर नाम से ज़मीन है यहाँ पे, अगर दादाजी के नाम से अगर खतियान है, यहाँ पे स्टार्टिंग है, दादाजी के नाम से अगर खतियान स्टार्टिंग है और वो दादाजी का नाम यहाँ पे आप दादाजी हैं, उनके बाद यहाँ पे आपके अगर उनके 2 बेटा हैं, आपके पापा जी हो जाएंगे। अगर ये दोनों जीवित हैं तो यहाँ तक वंशावली ही रोक देना है। मीन्स आपका एक अगर मृत रैयत के नाम पे अगर ज़मीन है तो जहाँ पे उनके वंशज में अगर यहाँ पे जीवित आएंगे तो वहीं पे वंशावली को स्टॉप कर देना है। उसके बाद उनके मतलब जो भी सिस्टर है उनका भी नाम देना है। ऐसा हमारे जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ऐसा बोला गया है कि जितना हक बेटा का होता है उतना बेटी का भी यहाँ पे हक होता है। तो बेटी का नाम भी मेंशन जरूरी है। और आप उनसे एनओसी ले सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मीन्स आप वहाँ से कहाँ से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप बना सकते हैं, एनओसी बना करके शपथ पत्र के रूप में आप ले सकते हैं कि मैं अपने भाई के जो भी संपत्ति है उसमें ना वर्तमान में ना भविष्य में मैं कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आप बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वंशावली के प्रपत्र जो है यहाँ पे मैंने बता दिया, खतियानी जमीन हो या केवाला हो या बंदोबस्ती हो या कोई सी भी प्रकार का जमीन हो, किसी भी प्रकार का केवाला, खतियानी, बंदोबस्ती, बख्शिशनामा, वसीयतनामा, किसी भी प्रकार की जमीन हो, यदि उन जिस रैयत के नाम से है अगर वो मृत हैं तो उनके वंशज अगर वो जमीन को अगर चाहते हैं तो उनको वंशावली लगाना ही लगाना होगा। क्योंकि अगर वो स्वघोषणा देंगे ही देंगे तो उनको वंशावली यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। किनको वंशावली नहीं चाहिए, भाई जिन रैयत के अगर नाम पे ज़मीन है वो जीवित है तो उनको वंशावली की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे भरना है सिविल प्रभारी अंचल जो भी होगा, यहाँ पे जिला, यहाँ पे सिंघिया, अगर समस्तीपुर ले लेते हैं तो वो हम लोग ले लेते हैं। स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में यहाँ पे लिखा गया है 1, 2, 3 यहाँ पे नाम है। अगर 3 गो भाई हैं यहाँ पे, एक भाई का नाम लिख दिया जैसे राम है, राम के पिता यहाँ पे है तो ये पुत्र किनके हो गए, अगर श्याम जी के पुत्र हैं तो ये स्वर्गीय श्याम लिख दिए, स्वर्गीय है। अगर यहाँ पे मोहन है, मोहन का भी पिता श्याम है तो श्याम स्वर्गीय श्याम सिंह लिख दिए। यहाँ पे अगर और यहाँ पे है भाई अगर जैसे नारायण है तो नारायण का पिता भी यहाँ पे स्वर्गीय श्याम सिंह हो गए। अगर यहाँ पे पिता और अगर आ गए जैसे कि लक्ष्मण आ गए तो इनके लक्ष्मण के पिता भी यहाँ पे जैसे कि 3 ही आया। अब बोलेगा लोग कि चौथा कहाँ पे भरे, तो आप वगैरह यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे या यहाँ पे वगैरह यहाँ पे आप लिख देंगे। वगैरह का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि वगैरह जैसे ही आप लिखेंगे तो एक आपको सादा पेज में A4 साइज का पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा, A4 साइज पेपर में आपको एक वंश वृक्ष टेबल टाइप पे ऐसे आपको बना देना है। यानी कि अगर दादाजी के 2 बेटे हैं, यहीं तक अगर जमीन आ गया, यहाँ जो 2 जीवित मिल गए तो यहीं तक वंशावली को एंड कर देना है एक सादा पेज पे, ठीक है, सादा पेज पे आपको ऐसे कर देना है।
यहाँ पे नहीं अट रहा है तब, अगर अट रहा है तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे है आपको दिख रहा होगा कि ग्राम है, यहाँ पे पोस्ट है, थाना है, अंचल या जिला और जाति यहाँ पे उसके बाद है। उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पे ये चीज़ है कि प्रपत्र 2 में अंकित है स्वर्गीय, ठीक है, ये थोड़ा सा देखिएगा, ये उन रैयत का नाम लिखना है जिनके नाम पे खतियान हो या केवाला हो जो जीवित नहीं है, ठीक है, और उनका पिता का नाम, ग्राम भी लिखना है आपको, राजस्व ग्राम की जमीन है वहाँ पे, अंचल वहाँ पे लिखना है, जमाबंदी नंबर है, और यहाँ पे किस चीज़ से प्राप्त है, अगर खतियान है तो खतियान ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे केवाला लिख करके खतियान को आप यहाँ पे कट कर देंगे। उसके बाद खतियान में जो भी खाता मेंशन होगा वो लिखेंगे, खिसरा मेंशन होगा वो लिखेंगे, रकबा जो भी मेंशन होगा वो लिखेंगे। लगान यदि आपका जमाबंदी हो कायम हो, लगान कट रहा होगा आपका, तो यहाँ पे आप यहाँ पे दाखिल खारिज अगर केवाला का हो गया हो तो आप लगान भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और किस प्रकार से आपका है उत्तराधिकार, अगर आप है खतियानी का है तो वो लिख देंगे, अगर आप जैसे उत्तराधिकार मीन्स आपका केवाला उवाला हो तो आप वैसे कर सकते हैं। अगर बंटवारा के आधार पे आपका आ रहा है, जैसे कि बंटवारा भाई में अगर बंटवारा के आधार पे आ रहा है, जैसे कि दादाजी के नाम से जमीन है, 2 भाई हैं, उस कंडीशन में अगर आपका आ रहा है तो बंटवारा के आधार पे आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वंशावली में आप यहाँ पे एक वंशवृक्ष अगर 2 का है तो आप यहीं पर बना सकते हैं, नहीं तो एक सादा पेज पे भी आप बना सकते हैं। और स्वयं से किसी से कहीं कोई सरपंच मुखिया कहीं दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कहीं कोर्ट से एफिडेविट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और जो वंशवृक्ष टेबल आप A4 साइज में पीछे अटैच करेंगे उस पर भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है ये सारा चीज़, ठीक है, और आप सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे कर देना है। इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे दिख रहा हो आपको। वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकार का दखल जितना भी आपका है, खाता खेसरा रकबा, वो सभी उत्तराधिकार यहाँ पे इसमें भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी अगर दस्तावेज जो भी आप दिए उसमें आप टिकआउट यहाँ पे कर देंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे ही वंशवृक्ष टेबल बना रहे हैं तो वहाँ पे आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे मृत्यु भी लिख सकते हैं अगर डेट नहीं याद है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जमाबंदी जो भी आपके रसीद है, सिंपल सी एक बात मैं बता रहा हूँ कि आपको पता चल गया वंशावली किनको बनाना है। दूसरा चीज़ मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट अधूरा भी है तो आप कम से कम स्वघोषणा दीजिए ज़रूर, ठीक है, स्वघोषणा ज़रूर दीजिए। यदि आपके दाखिल खारिज नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आप दाखिल खारिज नहीं हुआ तो टेंशन ना ले, अभी आप स्वघोषणा भर के दें केवाला के आधार पर, ठीक है, उसमें आप आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी ये अटैच कर देंगे, जितने भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें अटैच कर देंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी आप लोग का केवाला होगा, अगर 10 केवाला है तो प्लीज़ 10 फॉर्म भरें, क्योंकि PDF 3 MB से कम का ही अपलोड होता है। तो ये चीज़ आप अपने से करेंगे। 10 के वाला है तो 10 फॉर्म भर लेंगे। अगर एक खतियान में अगर 10 खेसरा 20 खेसरा अगर ज़्यादा खेसरा अगर आ रहा है, ज़्यादा फॉर्म अगर अटैच हो रहा है तो उसको 2 पार्ट में भी आप करके भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ये सारा चीज़ अगर न्यायालय का आदेश है, ये सब अपना डॉक्यूमेंट में जो भी आप दीजिएगा वो चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, कोई एक चीज़ यहाँ पे आवेदनकर्ता का पहचान के रूप में देना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे वंशावली का यहाँ पे फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया सारा चीज़ कि कैसे क्या होगा, और मैंने बताया मृत्यु प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको वंशावली कहीं से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से स्वयं की वंशावली आप बना करके दे सकते हैं। और यदि आपके पास ज़मीन अगर मान के चलिए किसी के पास कोई भी कागज़ नहीं है, अगर उनको खाता खेसरा भी अगर याद है तो प्लीज़ आप लोग स्वघोषणा ज़रूर दें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वेबसाइट जो है भू अभिलेख, वहाँ पर आपको सारे जितने भी हैं लगभग 15 करोड़ गाँवों का 15 करोड़ यहाँ पे 15 करोड़ लगभग पेज वहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है, यानी कि लगभग 35,000 गाँव का जो है खतियान से लेकर के और भी सारे चीज़ जो भी है यहाँ पे बंदोबस्ती पर्चा बास्की जो भी यहाँ पे होगा सारा चीज़ यहाँ पे जो है अपलोडेड है। लगभग बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिलेंगे, तो आप लोग ऑनलाइन भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कहीं आपको ब्लॉक का दौड़ने की ज़रूरत, रजिस्ट्री ऑफिस दौड़ने की ज़रूरत, कहीं दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से आप जो भी आपका कागजात है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपकी रही डिटेल्स, पूरे मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है, वंशावली कैसे करना है, प्रपत्र 2 आपको कैसे भरना है। अगर और भी कोई आपको डाउट बच रहा हो, जैसे कि किन्हीं को लग रहा होगा कि बेटी का नाम दें नहीं दे, तो आप लोग दें, ठीक है, उनसे NOC ले लें अगर दे रहे हैं तो। नहीं अगर दीजिएगा तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकता है अगर वो क्लेम करेंगे तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। और अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो, यदि मेरी बातें से किन्हीं की ठेस पहुंची हो तो वो लोग भी यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैंने अब प्रयास किया है, अथक प्रयास किया कि आप लोग समझे, और आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर समझे होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आप लोग समझे होंगे। यदि इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, बंटवारा के लिए मैंने
आपको बता दिया कि बंटवारा शेड्यूल आप लोग लगा लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को अलग अलग अकाउंट खुल जाएगा, नहीं तो ज्वाइंट करके दीजिएगा तो आपका ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पे खुलेगा। बात रह गया CS और RS का, थोड़ा सा टॉपिक एक और मैं यहाँ पे छेड़ता हूँ इसको, ठीक है। बात रह गया CS और RS का थोड़ा सा, तो जहाँ जहाँ पे अगर RS कंप्लीट हो गया पूर्ण रूप से, RS के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर उनका लगान कट रहा हो, RS के अकॉर्डिंग ही जमाबंदी हो रही हो, जमाबंदी रसीद कट रहा हो यहाँ पे, तो उन लोगों का जो है RS के अकॉर्डिंग ही सर्वे होगा। कुछ जगह जो है CS से ही हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि CS के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारा लगान वगैरह कट रहा है। तो CS पूर्ण रूप से जहाँ कंप्लीट है, सब जगह कंप्लीट है, लेकिन RS बहुत जगह कंप्लीट नहीं है। तो RS जहाँ जहाँ पूर्ण रूप इनकम्प्लीट है वहाँ पे RS से ही सर्वे होगा, ये आप लोग ध्यान रखें। और नहीं अगर पता चल रहा हो तो आप लोग अपने अंचलाधिकारी जो भी होंगे उनसे आप संपर्क कीजिए, वो आपको बताएंगे कि किससे आपका सारा ब्लॉक का काम हो रहा है, नया सर्वे या पुराना सर्वे से। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। किन्हीं को एक डाउट और आ रहा है कि अगर हम मेरा रिविजनल सर्वे जैसे कि यहाँ पे चल रहा है कहीं पे, तो रिविजनल सर्वे और CS के बीच में कुछ गैप हो जा रहा है, जैसे रिविजनल सर्वे और अभी के जो रिविजनल सर्वे पब्लिश हुआ था 1970 के करीब में स्टार्ट हुआ, और लगभग 1970 के करीब में, और 1982 के करीब में, 80-82 के करीब में पब्लिश हुआ था इसका मेन ड्राफ्ट जो था। तो ये जो बीच का गैप था, इसमें जिनका केवाला हुआ उनका तो खतियान में यहाँ पे चढ़ा नहीं था, तो वो लोग भी स्वघोषणा अपना केवाला के आधार पर देंगे, क्योंकि उनका रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ होगा। अगर वहाँ पे हम लोग साथ जो भी रहेंगे लोग, सारा वहाँ पे डिटेल वहाँ पे अंचलाधिकारी से मंगाया जाएगा, रजिस्टर 2 वगैरह ये सारा चीज़, मतलब प्रोसेस आगे की होगी, तो टेंशन नहीं लेना है। जिनकी ज़मीन हकीकत की है उनको ज़रूर मिलेगा, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो जो भी जिनके ज़मीन होगा वो लोग को आपको मिलेगा। आपके हिस्सेदार अगर हैं, उनके जेन्युइन चीज़ है आपका, तो वो आपको उससे कोई नहीं यहाँ पे छीनने वाला है, आपके ही रहेगा। अगर आपका ना भी है तो ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार कुछ नहीं, बिहार सरकार की जो ज़मीन है वही बिहार सरकार की ज़मीन रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी के ज़मीन को हटा करके बिहार सरकार आपको अपना रही। आप लोग सर्वे में भाग लीजिए, बिहार सरकार बहुत ही अच्छी काम कर रही है। जितने भी भूमि विवाद है वो भूमि विवाद इससे बहुत सारे लगभग 99.99 जो परसेंटेज हैं वो कम होंगे। 0.001 क्यों ऐसे हम लोग रखें, क्योंकि वैसे अपवाद की सिचुएशन है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई प्लॉट है, अगर उस पर अगर कोई चाह ही रहा है कि हम केस करेंगे तो वो अलग मैटर है, लेकिन यदि अगर जेन्युइन चीज़ होगी तो ये सारा चीज़ जो मैटर है, जेन्युइन जो चीज़ होगी उनके हकदार में ये फैसला जाएगा। बहुत सारे गरीब लोगों का यहाँ पे हक मिलेगा और बहुत सारे लोग इससे खुश भी हैं, ठीक है। और उदास वही लोग हैं जो ज़मीन को हड़पे हुए हैं। तो वीडियो का अंत करता हूँ यहीं पे। यदि आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।